other things remain constant. There is an inverse relationship between price of a commodity and हेलो, वेलकम टू चैनल इकोनॉमिक्स गुरुजी वंस अगेन। कांसेप्ट ऑफ डिमांड जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का हम चैप्टर स्टडी कर रहे थे, उसमें आज हम समझेंगे व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड। इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल एग्जाम्स, चाहे वो सीबीएसई है या फिर कोई से भी बोर्ड हो। ठीक है, तो ये जो लॉ ऑफ डिमांड है, ये एग्जाम में कैसे पूछते हैं, उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, क्या इसकी डेफिनेशन है, व्हाट इज द डेफिनेशन, डायग्राम कैसे उनका ड्रॉ करेंगे, व्हाट आर द मेन असम्पशन, एक्सेप्शंस, वो सब हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं हम। लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम, मतलब ये एक रूल है मार्केट में जनरली हम देखने को मिलता है कि जब कभी किसी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होती है तो उस कमोडिटी की जो क्वांटिटी डिमांड है वो डाउन ट्रेंड में चली जाती है। ठीक है, और जब किसी कमोडिटी की प्राइस मार्केट में कम होती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो मार्केट में इंक्रीज हो जाती है। इसकी जो क्वांटिटी, उसकी पूरी डिमांड की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, उसको कहते हैं यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड। तो अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। अब अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट मतलब ये जो बात आ रही है, अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, वो क्या है? ये सभी असम्पशंस, ये सभी हम यहाँ पर इसको कांस्टेंट मानते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी कंज्यूमर की जो इंडिविजुअल लेवल पे जो इसके डिटरमिनेंट्स है डिमांड के, वो किसी कमोडिटी को प्राइस के अलावा भी अफेक्ट करते हैं। जैसे कि प्राइस अफेक्ट करती है, साथ साथ कंज्यूमर की इनकम है, एक्सपेक्टेशन हो गए, रिलेटेड गुड की प्राइसेस हैं, वो भी उसको अफेक्ट करती है। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले असम्पशन कौन सी? टेस्ट एंड प्रेफरेंस इज कांस्टेंट। मतलब जिस कमोडिटी को हम यहाँ पर ले रहे हैं, पर्टिकुलर उस कमोडिटी का टेस्ट, जैसे कि यहाँ पर हमने कॉफी को लिया है तो उस कॉफी का टेस्ट कांस्टेंट मानते हैं। ऐसा नहीं कि टेस्ट में चेंज आ रहा है, कभी कॉफी बहुत अच्छी बन रही है, कभी कॉफी बहुत लो क्वालिटी की बन रही है। टेस्ट जो है या उस कॉफी की या उस शॉप के प्रति जो उसका प्रेफरेंस है उस कंज्यूमर का, वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होता है। यहाँ पर उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। सेकेंड, नो चेंज इन इनकम, कंज्यूमर की इनकम में भी कोई चेंज नहीं होगा, ये भी मानते हैं। क्योंकि अगर प्राइस इंक्रीज हुई और साथ साथ कंज्यूमर की इनकम भी इंक्रीज हो गई तो उस कंडीशन में क्या होगा? डिमांड भी चेंज जाएगी, डिमांड जो है वो भी यहाँ पर बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इनकम बढ़ गई। तो इनकम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, कंज्यूमर के पास जितनी इनकम है, इनकम कांस्टेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कांस्टेंट। अगर हम यहाँ पर कॉफी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इसकी रिलेटेड गुड जो है वो हो जाएगी टी, उसकी प्राइस कांस्टेंट होनी चाहिए, नहीं तो उसकी प्राइस का इफेक्ट यहाँ पर डिमांड में आ जाएगा। क्लियर? फिर अगर यहाँ पर हम पेट्रोल लेते हैं या फिर कार लेते हैं तो कार की जो डिमांड है, कार की यहाँ पर जो डिमांड है पेट्रोल की प्राइस से अफेक्ट होगी। यहाँ पर कार की प्राइस अफेक्ट नहीं होगी, पेट्रोल की प्राइस कितने मार्केट वहां पर अफेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर रिलेटेड गुड की प्राइसेस को हम कांस्टेंट मानते हैं। तो रिलेटेड गुड्स क्या हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स, देखा था हमने, पढ़ा था। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स लाइक टी एंड कॉफी, सेकंड इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लाइक पेट्रोल एंड कार। तो इन सब के बारे में अगर पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो उन सभी वीडियोस के जो इससे रिलेटेड जो आगे के जो कंसेप्ट्स है, सभी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड, ये क्या है, टेबल कर्व, मार्केट डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, ये सभी के जो लिंक है वीडियो के, वो मैं इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूं। आप उनको जरूर देखें ताकि आपको समझ में आ सके और हम आगे जो पढ़ रहे हैं धीरे धीरे वो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। सेकंड है, फिर लास्ट है यहाँ पर नो एक्सपेक्ट एनी चेंज इन प्राइस, मतलब कंज्यूमर, जैसे कि यहाँ पर कॉफी की प्राइस में कोई भी किसी प्रकार का चेंज फ्यूचर में कंज्यूमर नहीं लगा रहा है। यानी आज अगर वो कॉफी पीने जा रहा है तो उसको ये माइंड में नहीं होना चाहिए कि कल कॉफी की कीमत कम हो जाएगी, मैं आज कॉफी नहीं पीऊंगा, कल पी लूंगा, कोई बात नहीं। या फिर कल कॉफी की प्राइस बढ़ जाएगी तो मैं कम पी पाऊंगा तो आज उसको पी लूं उसी प्राइस पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दीज आर सम assumptions, कुछ assumptions हैं, यहाँ पर हम इसको कांस्टेंट मानते हैं। इन फैक्टर के कांस्टेंट मानते हुए हम बोलते हैं कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब इनवर्स रिलेशनशिप है कि जब किसी कमोडिटी की प्राइस मार्केट में इंक्रीज होगी, सपोज एक्स जो है उसकी अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो भी यहाँ पर अफेक्ट होगी। क्वांटिटी डिमांड जो है क्यूडी, वो मार्केट में डाउन ट्रेंड हो जाएगी। एंड व्हेन प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीजेस इन दिस कंडीशन क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस। ये रिलेशन हमें देखने को मिलता है। इट इज लॉ ऑफ डिमांड, ये कहलाता है मांग का नियम और कुछ नहीं। तो व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, देयर इज
inverse relationship between or negative relationship between price of a commodity and its quantity demanded. When price of commodity increases, quantity demanded of that commodity decreases, and when price of the commodity decreases, the quantity demanded of that commodity will increases. Okay? तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, it states that other things remain constant, quantity demanded for a commodity increases with a falling price. ठीक है, with a falling price, ये सही वाली कंडीशन आप देख रहे हैं, यानी प्राइस जब कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, and diminishes when price increases, और कब कम होगी, जब उसकी प्राइस मार्केट में इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, तो इसी बात को हम यहाँ पर इस टेबल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ब्लॉक डिमांड को विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. डायग्राम हम भी बनाएंगे यहाँ पर. तो टेबल आप देख रहे हैं, आपके सामने है. यहाँ पर हमने कॉफी की प्राइस को लिया है. जब कॉफी प्राइस 40 है तो वो जो कंज्यूमर है सिर्फ 1 यूनिट डिमांड कर रहा है, 1 कप ऑफ कॉफी. एंड व्हेन प्राइस डिक्रीजेस टू 30 पे हुई, उस कंडीशन में उसने अपनी डिमांड को इंक्रीज कर दिया. कितना हो गया यहाँ पर, वो 2. और जैसे से आप देख रहे हैं प्राइस डाउन ट्रेंड में है, तो यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड रेगुलरली इंक्रीज होती है. इट इज लॉ ऑफ डिमांड. इसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. व्हेन प्राइस ऑफ कॉफी इज ₹40, देन कंज्यूमर डिमांड 1 यूनिट ऑफ कप ऑफ, ऐसा हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. मगर आपको मेन बात यहाँ पर समझना होगा कि लॉ ऑफ डिमांड है क्या. बस लॉ ऑफ डिमांड यही है. ये प्राइस और क्वांटिटी डिमांड रिलेशन को बताता है. कब द अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, कब कौन सी कांस्टेंट है, ये सभी असम्पशन में मानिए. क्योंकि इंडिविजुअल लेवल के जो भी फैक्टर्स होते हैं, इंडिविजुअल लेवल कितने फैक्टर्स होते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, जो हमने देखा था इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में, उसमें एक तो हो जाता है कमोडिटी की प्राइस, प्राइस रिलेटेड गुड, कंज्यूमर्स इनकम, टेस्ट एंड एक्सपेक्टेशंस. दीज आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड. मतलब व्यक्तिगत डिमांड जो होती है, इंडिविजुअल पर्सन की, जो कंज्यूमर की जो डिमांड है, ये सभी फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं. तो यहाँ पर हम सिर्फ प्राइस का चेंज डिमांड को देखना चाह रहे हैं. तो इन सबको, प्राइस रिलेटेड गुड, कंज्यूमर्स इनकम, टेस्ट, एक्सपेक्टेशंस, इन सबको यहाँ पर हम कांस्टेंट मानते हैं. इनमें कोई भी चेंज नहीं मानते. वही हमने यहाँ पर लिखा है, वो चारों यही. टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस मतलब T, फिर नो चेंज इन इनकम Y, प्राइस रिलेटेड गुड PR, एंड लास्ट नो एक्सपेक्टेड चेंज इन प्राइस E. ये चारों वही हैं. तो जो इंडिविजुअल डिमांड के जो फैक्टर्स हैं, जो डिटरमिनेंट्स हैं, जो अफेक्ट करते हैं, उनमें से प्राइस को हमने वेरिएबल माना, प्राइस को कांस्टेंट माना है. और जब प्राइस को वेरिएबल मानेंगे, इनको कांस्टेंट रहते हुए, तो ये रिलेशन देखने को मिलेगा. उसको हम इस टेबल के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं. नाउ डायग्राम, अगर इसका डायग्राम बनाए तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनेगा. यहां पर हम लेंगे ओ एक्स एक्सिस क्वांटिटी डिमांडेड, और यहां पर हम लेंगे ओ वाई एक्सिस प्राइस. ओके, प्राइस जब देख रहे हैं 40 का क्या, 10, 20, 30, 40, 50, इतना हम यहाँ पर रेशो स्केल ले लेते हैं. 30, 20, 10, और डिमांड जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितना हम स्केल ले सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब आप देख रहे हैं यहाँ पर इसी मतलब इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, उसको हमने इंडिविजुअल डिमांड को हमें रिप्रेजेंट करना, जो हम पहले पढ़ चुके हैं सब. मैंने अभी आपको कहा है, नहीं देखा है तो सभी वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनको जरूर देखें. तो यहाँ पर हम देखेंगे जब प्राइस 40 है, उस कंडीशन डिमांड कितनी है, 1 यूनिट. ये पॉइंट में मिल गया. एंड व्हेन प्राइस डिक्रीजेस टू 10, डिमांड डिक्रीजेस टू 4 यूनिट. ये आप देख रहे हैं, सिंपल. इन दोनों ही पॉइंट को हम यहाँ पर अगर मिला दें तो ये कहलाएगा आपके डिमांड कर्व और पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. ठीक है, यानी जब प्राइस डिक्रीज होगी, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस, तो मतलब जब प्राइस 40 थी, डिमांड कितनी कर रहा है, सिंगल 1 यूनिट. जब प्राइस 10 होगी तो डिमांड उसने कितनी बढ़ा दी, 4 यूनिट तक. तो यहाँ पर इन्वर्स रिलेशनशिप आपको देखने को मिल गया कि व्हेन प्राइस डिक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस, एंड व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीजेस. ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर उसको देखते हैं कि डिमांड कर्व जो है वो नेगेटिव स्लोप में होता है, लेफ्ट टू राइट. ये लेफ्ट और राइट देखा, ये लेफ्ट वाला पोर्शन जाएगा, राइट वाला पोर्शन नहीं, लेफ्ट टू राइट डाउन ट्रेंड में होता है. नेक्स्ट वीडियो समझेंगे हम कि व्हाई डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड. डिमांड कर्व जो होता है उसका स्लोप डाउनवर्ड नीचे की तरफ क्यों होता है, इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो सब नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे हम. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो रिलेशन है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड में, वो यहाँ पर डिमांड को रिप्रेजेंट करता है.
तो यहाँ पर हम लो ऑफ डिमांड को विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड विद द हेल्प ऑफ कर्व रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम में अगर आपको शो करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कर्व के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करें और कर्व बिल्कुल सिंगल हैंडेड अच्छे से बनाना है ताकि आप अच्छे मार्क्स ले पाए। क्लियर? तो ये सब हमने देख लिया कि लो डिमांड ये बताता है कि कुछ फैक्टर्स के कांस्टेंट रहते हुए अब यहाँ पर अगर प्राइस में चेंज आ रहा है तो डिमांड उसके इनवर्सली रिएक्ट करेगी। व्हेन प्राइस डिक्रीजेस डिमांड विल इंक्रीजेस एंड व्हेन प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड विल डिक्रीज। ये हम बताता है, मगर हर समय लागू नहीं होता है। हर समय अप्लाई नहीं होता है कि जब किसी क्वांटिटी की प्राइस बढ़ी तो उसकी डिमांड कम हो जाए, ऐसा हर समय नहीं होता है। तो इसके कुछ अपवाद है, एक्सेप्शंस है। वो एक्सेप्शंस क्या है वो आपके सामने है। एक्सेप्शंस जिसमें फर्स्ट है गिफन गुड्स। गिफन गुड्स सर रॉबर्ट गिफन ने सबसे पहले कुछ ऐसी गुड्स के बारे में बताया। उन्होंने उसमें कॉजल रिलेशनशिप बताया प्राइस एंड डिमांड, यानी जब किसी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज हो रही थी तो उस कंडीशन में उसकी डिमांड भी इंक्रीज हो रही थी। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल लिया मीट एंड ब्रेड। मीट एंड ब्रेड, सपोज कोई कंज्यूमर मीट का कंजप्शन कर रहा है, ब्रेड का भी कर रहा है, और मीट जानते हैं जनरली महंगा होता है तो उस पर जो अमाउंट होता है उसकी क्वांटिटी उसको मिल रही है, ब्रेड की उसकी क्वांटिटी मिल रही है। ब्रेड लो प्राइस है बजाय मीट की प्राइस ज्यादा है। सपोज अगर यहां पर ब्रेड की प्राइस इंक्रीज हो जाए तो क्या करेगा? ब्रेड का कंजप्शन कम कर देगा, ब्रेड कम खाएगा और मीट लिया जाएगा, नहीं ला पाएगा। मीट तो ऑलरेडी बहुत महंगी है, तो वो मीट के बजाय क्या करता है? ब्रेड को कंज्यूम करता है। अब उसका बजट फिक्स है, 30% मीट पर लगा रहा है, 40% वो ब्रेड पर लगा रहा है, 30% मीट पर, 70% ब्रेड पर लगा रहा है। जब ब्रेड की प्राइस बढ़ गई तो ब्रेड तो उसको उतना कंज्यूम करना ही है, तो अब उसका खर्चा 70% से बढ़कर 80% हो जाता है, तो मीट पर 30 से 20 रह जाता है। यानी वो एक्सपेंडिचर कम करेगा तो मीट का जो अमाउंट है वो भी उसको कम मिलेगा। अमाउंट कम मिलेगा तो कैलोरीज कम मिलेगी, और उस कैलोरीज की भरपाई किससे करता है? वो ब्रेड से करता है वापस, यानी वो वापस ब्रेड की डिमांड को थोड़ा और बढ़ा देता है। तो ये कुछ गिवन कट्स होती हैं जब हम उसमें देखते हैं कि लो प्राइस और हाई प्राइस गुड दोनों कमोडिटी कंजप्शन कर रहा है, तो उस कंडीशन अगर लो प्राइस कमोडिटी की प्राइस अगर बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में उसकी डिमांड को और वो बढ़ा देता है बजाय कम करने। क्लियर? इट इज गिवन गुड्स। गुड्स ऑफ स्टेटस सिंबल एंड डेकोरेशन, डायमंड्स, ज्वेलरी, कॉस्टली कारपेट्स, ये जो ऐसी कुछ चीजें हैं जो अपने सोसाइटी में अपने स्टेटस सिंबल को रिप्रेजेंट करती है, ऐसी गुड्स की डिमांड प्राइस के इंक्रीज होने पर बहुत ज्यादा बढ़ती है। जो डायमंड ज्यादा महंगा होगा उसकी डिमांड मार्केट में ज्यादा होगी। ठीक है? जैसे शादी ब्याह है और कोई वाटिका अगर ज्यादा महंगी है तो अपने स्टेटस को रिप्रेजेंट करने के लिए लोग उसकी ज्यादा डिमांड करते हैं, उसमें लाइनें लगी रहती है। वो फुल होने के बाद फिर जो लो ग्रेड की जो वाटिकाएं हैं, गार्डन है, वो बुक होते हैं। होता है ना? होता है। फिर सिचुएशन ऑफ इग्नोरेंस और कंफ्यूजन, मतलब जब कंज्यूमर को कोई कंफ्यूजन हो, यानी उस कमोडिटी के बारे में पता नहीं हो, आप मार्केट में कमोडिटी नहीं खरीदने गए हैं और मार्केट में फिर आपके सामने दो प्रकार की कमोडिटीज हैं, थोड़ा बहुत 19-20 हैं, और आप जिस एक की प्राइस है 50 रुपीज, एक की प्राइस है 30 रुपीज, आप सोचते हैं यार 50 रुपए की 50 रुपीज की चीज अच्छी होगी, अब ये लेते हैं। या फिर एक की 50, एक की 40 है तो आप 50 वाली ज्यादा प्रेफर करते हैं। जनरली कंज्यूमर ये करता है, मार्केट में कोई नई कमोडिटी खरीदना जाता है तो शॉपकीपर उसके सामने 2-3 प्रकार के आइटम रख देता है, बताता है ये 100 है, ये 150, ये 200। आप पूछते हैं क्या है? ये 200 वाला ये थोड़ा बेटर बताता था, आप कहते हो यही देखो। तो अगर आपको क्या है कि इग्नोरेंस है, कंफ्यूजन है, क्या है क्या नहीं है, तो उस कंडीशन में जो हाई प्राइस कमोडिटी होगी उसकी डिमांड मार्केट में बढ़ती जाती है। एक तो ये बात हो गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखें सिचुएशन ऑफ इग्नोरेंस हो गया, गुड्स और स्टेटस सिंबल हो गया। लास्ट है नेसेसिटीज, मतलब बहुत नेसेसरी अपने चीजें अपने जीवन के लिए। सॉल्ट है, मिर्च है, कुकिंग गैस है, ये सब क्या है? अपने लिए नेसेसिटीज। मेडिसिन, इनकी प्राइस कांस्टेंट रहे या फिर बढ़ जाए। कोई शुगर पेशेंट दिन की एक गोली 5 रुपए की कंज्यूम करता है, खाता है, अगर वो गोली 5 से 7 रुपए की हो जाए तो क्या वो उस टेबलेट का कंजप्शन बंद कर देगा? नहीं करेगा, वो कंटिन्यू रखेगा। उस कंडीशन क्या हुआ? डिमांड कांस्टेंट रही। कब? प्राइस के इंक्रीज होने पर भी। भाई जनरली क्या होना चाहिए? प्राइस इंक्रीज होने पर डिमांड कम होनी चाहिए, यहाँ पर कम नहीं हुई। कुकिंग गैस सिलेंडर 500 का 550 का हो जाएगा, क्या करेंगे? 2 दिन खाना नहीं बनाएंगे, खाना तो बनाएंगे, उसके लिए हम 550 पर भी उतनी सिलेंडर की डिमांड हम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसको हम एक्सेप्शंस बोलते हैं, जिसमें लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। ये वाले रिलेशन है वो हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। क्लियर?
तो इट इज द लॉ ऑफ डिमांड इन डिटेल, पूरा इस प्रकार से हमने इसको समझा है। व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? It states that other things remain constant, quantity demanded for a commodity increases with the falling price and vice versa, and diminishes when price increases. तो क्या बताता है law of demand? Other things remain constant. There is an inverse relationship between price of a commodity and its quantity demanded. When price of commodity increases, quantity demanded of that quantity decreases, and when price of the commodity decreases, the quantity demanded of that commodity increases. ठीक है, इसको हम यहाँ पर टेबल एंड डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम में आपको पूछता है assumption तो assumptions लिखनी है, exceptions पूछे तो आपको exceptions देने। क्लियर? इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। हाँ, अगर आपको यह वीडियो या जो कॉन्सेप्ट में समझे अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और ज्यादा ज्यादा इसको शेयर भी करें। और अगर आप चैनल के नए व्यूअर हैं तो आपको बदल जाएगा इसको सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग गुरुजी।